आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और यह तो पहले से निश्चित था कि ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर होंगे, क्योंकि जो एनडीए है उसके पास जो संख्या बल है वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन से बहुत ज्यादा है और यह संख्या 292 थी। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी और कांग्रेस की कोशिश यह थी कि वो डिप्टी स्पीकर पोस्ट को लेकर एनडीए को, मोदी को ब्लैकमेल कर ले जाए, जो उसकी एक भी चाल नहीं चली। इसमें एक बात और समझ में आई कि वो ये चाह रहे थे कि जिस तरह से उनका एक दिखाने का तरीका था कि भी हम अपना जो स्पीकर पोस्ट के लिए व्यक्ति को उतार रहे हैं, हमारा दलित प्रेम है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का दलित प्रेम कांग्रेस का है कि ये जानते बूझते कि ये जिस प्रत्याशी को हम उतार रहे हैं लोकसभा स्पीकर के नाम पर, उसकी हार सुनिश्चित है। और उसके बावजूद भी उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं या एनडीए का प्रत्याशी मैं कहूं, उनका विरोध करेंगे और हम तो जी वोटिंग कराएंगे। ना वोटिंग हुई, ना संख्या बल था ही नहीं। उसके बाद ध्वनि मत से वो पास होना था और वैसा ही हुआ भी। लेकिन जो इस बीच हुआ वो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की और उन्होंने के सुरेश को सीनियर मोस्ट बताकर मैदान में उतारा, उनकी बेइज्जती कराने का काम कांग्रेस ने किया है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास 234 संख्या है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास 294 संख्या है, तो आप किस बिना पर किस इस सोच के कारण आप ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। आपको लगता था कि हम मोदी को इस मुद्दे पर घेरेंगे, आपको लगता था कि कहीं ना कहीं टीडीपी को और जेडीयू को हम जो है अपने पाले में कर लेंगे, ये कह करके यदि टीडीपी का डिप्टी स्पीकर होता है तो हम साहब उसका सपोर्ट करेंगे। पूरी कोशिश इंडी गठबंधन के नेताओं ने, खासतौर पे संजय राउत जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो खुलकर ऑफर दे दिया। उनके मंशा ये थी कहीं ना कहीं ये एनडीए में फूट कर ले जाएंगे, जो ये नाकाम साबित हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात स्पीकर के चुनाव के बाद जो हुई, ओम बिरला जी उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद जो अपनी सीट को संभाला है, सीट के संभालते ही उन्होंने इमरजेंसी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन किया, निंदा प्रस्ताव लाए और निंदा प्रस्ताव पर जो लोगों ने बोला है उसके बाद ओम बिरला जी ने जो बातें रखी हैं, इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया पर जो आज ये चर्चा चल रही है कि आज इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए, इंदिरा गांधी की उन करतूतों को याद किया गया। आज वही कांग्रेस संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। इनको लग रहा था इंडी गठबंधन के नेताओं को कि ये संविधान बचाओ रैली निकालकर, संविधान बचाओ इस तरह की शपथ ग्रहण समारोह में तस्वीरें खिंचवाकर मोदी के विरुद्ध कोई नैरेटिव चला पाएंगे। ये कोई चुनावी अखाड़ा नहीं है। चुनाव में आपने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, हम संविधान नहीं बदल देंगे। अब ये सोच रहे थे कि मोदी जी पिछली बार की तरह ही इस बार भी दिखाई देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने कहा था कि इस बार तीसरा टर्म जो होगा, आपको वो मोदी दिखने को मिलेगा जो कभी गुजरात का सीएम मोदी हुआ करता था। वो अब फुल फ्लैश मोदी आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने वो इशारा पहले ही कर दिया था कड़े फैसले का। इमरजेंसी को याद करते हुए गिनवाया गया और आप सबको भी जानना चाहिए कि 1975 में इंदिरा गांधी ने किस तरह से अपनी कैबिनेट की मर्जी के बिना इमरजेंसी लगाई थी। और जिस विपक्ष को आज राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव जो ये कहते हैं मोदी जी तानाशाह, अगर वो इमरजेंसी की कुछ चीजों को गूगल करेंगे और पढ़ेंगे तो पाएंगे तानाशाह वाकई में होता कौन है। अभी तक मोदी सरकार ने कोई भी एक भी चुनी हुई सरकार को नहीं गिराया, जबकि कांग्रेसियों के कार्यकाल में 20 चुनी हुई सरकारों को गिराया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इमरजेंसी जब लगाई गई 1.5 लाख, बहुत बड़ा यह आंकड़ा है, 1.5 लाख लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। विपक्षी दल के नेताओं को टॉर्चर किया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुओं का जो संगठन है, उससे इतनी नफरत कांग्रेसियों को है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को पकड़ पकड़ कर जेल ही में नहीं डाला गया। संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए कार्यकर्ताओं के नखून तक उखाड़ दिए गए, खाल तक नोच दी गई, जेलों में भूखा रखा गया, प्रताड़ित किया गया और कई कार्यकर्ताओं की जेल में मौत तक हुई। यह सब संघ के साथ किया, हिंदूवादी नेताओं के साथ किया और विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ किया। दुर्भाग्य देखिए
कि वो विपक्षी पार्टी के नेता जो लोहिया जी को मानते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो लोहियावादी हैं, समाजवादी पार्टी बना दी, लालू प्रसाद यादव उस समय इमरजेंसी में जेल में बंद थे, उन यातनाओं का नाम ले लेकर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना डाली और बिहार में शासन कर डाला। कांग्रेस के विरोध के नाम पर जिस तरह से लोगों की वोटों को इन लोगों ने ठगा, आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर लालू प्रसाद यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव भी ठीक बराबर में राहुल गांधी के बैठे हैं। और ये सब लोग आज जनता देख रही है कि किस तरह से स्वार्थ में डूब चुके हैं कि इनको ना अपने पिता, ना अपने पूर्वज, ना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का टॉर्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन संसद के अंदर ये एक बात तो हुई है कि जो ये सोच रहे थे कि हम मोदी को घेर लेंगे, पहली बात तो पहला ये एक परीक्षा थी मोदी जी की, उनको ये प्रूव भी करना था कि जो अभी तक कमजोर मोदी और ये तो एनडीए टूट जाएगा, 6 महीने बाद हम तो जी साहब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सरकार के विरुद्ध, ये कई नेता बयान दे रहे थे, उनके मुंह पे ताला लग गया है, मैं कहूं तो करारा तमाचा पड़ा है। क्योंकि अब आप देख लीजिए कि संख्या बल की बात कर रहे थे तो संख्या बल डिक्लेयर हो गया, और ये पहले से डिक्लेयर है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तोड़ पाएंगे कुछ एनडीए के घटक दलों को, वो नाकाम रहेंगे। क्योंकि अब आप देखेंगे डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो होना है उसमें भी मोदी ने पहले से ही सोच के चल रखे हैं, सोचकर पहले से ही चले हैं, घटक दल कहीं भी टूटकर जाने वाले नहीं है। और अब मोदी सरकार जो एक्शन लेगी उसके कारण आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टी के नेता, अब ऐसे कई नेता होंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, कई के ऊपर कुछ मानहानि के केस चल रहे हैं, ये सब आपको जेल में जाते दिखाई देंगे। राहुल गांधी का भी नंबर उसमें है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह की मानहानि को लेकर एक केस है, मोदी कम्युनिटी को लेकर एक केस है, नेशनल हेराल्ड मामले में एक केस है, और ये जो पेंडिंग केस पड़े हैं, भले ही वो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं, लेकिन बचा कोई नहीं सकता यदि कानून के शिकंजे में वो फंसेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में तेजी आएगी, पहले ही नए कानून बनाए जा चुके हैं, 1 जुलाई के बाद नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसके बाद 2 साल के अंदर अंदर एमपी हो या एमएलए, उनके मामले सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को वो निपटारा करना पड़ेगा। तो निश्चित समझ लीजिए कि राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष बन तो गए हैं, वो कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं, इस पर मुझे आशंका है। आपको यह भी बता दूं, जो मैंने पहले कहा कि जब नंबर थे नहीं, विभाजन कराना ही था, तो उन्होंने एक दलित नेता कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से खड़ा किया, उसके पीछे की सोच क्या है। एक पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, उनका एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा, जब नंबर नहीं थे, मत विभाजन नहीं कराना था, तो के सुरेश को हारी हुई जंग का सेनापति क्यों बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा 2002 में सुशील शिंदे, वो भी एक दलित थे, उनको इसी तरह खड़ा किया, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। 2017 में मीरा कुमार, बाबू जगजीवन राम जी की बेटी, उनको भी इसी तरह, इनको पता था कि उनके पक्ष में आंकड़े नहीं है, चुनाव में उतारा, उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे उन्होंने लिखा है अमन चोपड़ा ने कि 2002 में सुशील शिंदे, 2017 में मीरा कुमार, जहां जहां संभावित हार वहां दलित उम्मीदवार, जहां जीत कन्फर्म वहां सिर्फ परिवार। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा वायनाड। मतलब वो अमन चोपड़ा बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार की एक आदत है कि वो दलितों का अपमान करते हैं। दलितों की वोट तो चाहिए, वो मुस्लिम और दलित कम्युनिटी की वोट लेकर सत्ता में आने का ख्वाब तो देखते हैं। अभी तक दलितों को मूर्ख बनाते आए, देश की आज़ादी के बाद से जिस तरह से आरक्षण का लॉलीपॉप दिया गया, भला नहीं किया गया। आज दलित लोग पढ़ लिख कर, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, आज उनके पास गूगल है, तो वो समझ रहे हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। और इसलिए ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण काम जो हुए हैं, इन सब में अब ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से के सुरेश को मैदान में उतार कर इन्होंने क्या हासिल कर लिया। केवल एक बताना चाहते हैं कि साहब हमने तो कोशिश की थी। अरे भाई, कोशिश करनी है आपको तो वायनाड सीट से ऐसे आदमी को टिकट दो जो आपको लग रहा है कि उसकी जीत संभव नहीं है, वहां से तो लड़ेंगे राहुल गांधी जी, जहां सुरक्षित सीट मानी जाती है। रायबरेली से लड़ेंगे यही, और अमेठी से लड़ेंगे इन्हीं के खासम खास आदमी जो इनका ऑफिस चलाते हैं। यानी परिवार और परिवार के चाटुकार वो कंफर्म सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर बाकी लोग लड़ेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि जब जो है नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई, राहुल गांधी कूदकर सबसे आगे
इस पद को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, बड़ा बंगला मिलता है, 14 लोगों का स्टाफ मिलता है, ड्राइवर के साथ गाड़ी मिलती है, तनख्वाह लाखों में मिलती है और कई सारी फैसिलिटियां जो मिलेंगी, भला ये किसी और को क्यों देंगे? राहुल गांधी को लगता है कि ये मौका है, इस मौके में बाकी सीनियर लीडर हैं उनको पीछे कर दिया गया। और जो अभी आप देखिए कांग्रेस ये बात कर रही थी मानवता की, नियमों की, और बात कर रहे थे परंपरा की, और ये बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे कि साहब परंपरा है कि सीनियर मोस्ट का इज्जत करी जाए, सीनियर मोस्ट का ध्यान किया जाए। 8 बार के सांसद हैं, जबकि वो 2 बार बीच में गैप था उनका, के सुरेश का। तो सीनियरिटी की दुहाई दे रही थी जो कांग्रेस, उसी कांग्रेस को देखिए कि नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो कांग्रेस में और सीनियर नहीं है क्या राहुल गांधी से? निश्चित रूप से हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि गांधी परिवार तो सबसे अलग है। और ये जो चीजें हैं ये इंडी गठबंधन के नेताओं को असहज कर रही है। इंडी गठबंधन में इसी तरह की सुगबुगाहट हो रही है। और जैसा मोदी जी ने कहा था इंडी गठबंधन चुनाव के बाद टूट जाएगा, अब आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी हो या इनमें शरद पवार हो या टीएमसी हो, अब आपको अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक बात साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ कांग्रेस में राहुल गांधी ही फैसले लेते हैं, उनके आगे कोई बोलता नहीं है। और इंडी गठबंधन के नेताओं से वो कुछ सलाह करते नहीं हैं, जो उनके मन में आ जाता है वही करते हैं, और इसलिए कोई फायदा इनके साथ रहने का है नहीं। भाई अपनी डफली अपना राग है। इंडी गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और अभी आप देखेंगे कि जब एक्शन में मोदी सरकार आएगी, अब ये सत्र पूरा हो जाए, इसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने पहले कहा है, इंडी गठबंधन में कुछ घटक दल ऐसे हैं जो एनडीए में आने को आतुर हैं। बस देखते जाइए, मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये पहले दिन के इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में ओम बिड़ला जी को अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये प्रूव कर दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।